तो कहता जी संस्कारी हैं तो अच्छी बात है, साइंसकारी भी होना चाहिए, सुना है हैं? हाँ, मैं आपका जो है टैलेंट फॉलो करता हूँ। आप फॉलो करते हैं, ये या बहुत खुशनसीबी की बात मैंने है। भी कोई यूट्यूब पर डाला है अच्छा, सिविल सर्विस के बच्चों के लिए। क्या बात है, क्या पढ़ाते हैं आप? मैं इंटरनेशनल स्टडीज़ पढ़ाता हूँ और नेशनल स्टडीज़ पढ़ाता हूँ। इंटरनेशनल स्टडीज और नेशनल स्टडीज़ नेशनल अफेयर्स के बारे में दोनों, दोनों। इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। मैं करीब 70 वर्ष का हो गया हूँ। 70 वर्ष। जी जी अच्छा, और पहले आप प्रशासनिक अधिकारी जी रहे हैं, जी। अभी लेखन में से अभी लेखन करता हूँ, थोड़ा सोशल वर्क भी करता हूँ, बहुत सारे सामाजिक कामों से जुड़ा किस हूँ। तरह के काम? जैसे वाटर हार्वेस्टिंग है, प्लांटेशन है, ये हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये जो सुनिधि जुड़ी हुई है हमारे साथ। डॉक्टर हाँ, डॉक्टर अनुभूति जो है, तो थोड़ा बहुत जो बन पड़ता है पढ़ाई लिखाई के अलावा शाम का वक्त मैं उसी के लिए लगाता हूँ। मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ प्रभात जी, और आप में से भी कोई अगर उस सवाल के जवाब में जोड़ना चाहे तो प्लीज़ बता दीजिएगा। कुछ हम लोग ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट से बात कर रहे थे पिछले दिनों, तो उनका एक बड़ा कंसर्न था कि वेस्टर्न यूपी में जो पानी है वो बिल्कुल बैठता चला जा रहा है। आपने ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जिक्र किया तो ध्यान आया। और इस पे भी बात हुई कि साहब क्रॉप पैटर्न तो बदलना पड़ेगा भी है ना? बहुत ज़्यादा बदलना। अब लेकिन दिक्कत ये है कि जो किसान हैंड टू माउथ है उसको आप समझाओ कैसे, और सरकारें उसमें इंसेंटिव कैसे लेके आए? आप तो उसको बोल रहे हो कि जी भाई तुम अब तक जो 100 साल 200 साल 4 साल से करते रहे उसको बदल दो, जी जी है ना? जी। पहले हरित क्रांति आई, नहरें आई, तो आपने कहा धान उगाओ, गेहूं उगाओ। अब आप कह रहे हो कि साहब गन्ना ना उगाओ, ये ना होगा, वो ना होगा। यकीन तो कैसे होगा प्रभात जी? देखिए, ऐसा हमारे यहाँ एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हाँ जी, और हमारी दिक्कत क्या है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं ना वो एकदम एकेडमिक हैं, उनका कोई सीधा संबंध जो है किसानों के साथ नहीं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का। अगर हम इस गैप को, इस ब्रिज को थोड़ा ठीक कर दें, ये जो गैप है ना बहुत बड़ा, इसके बीच कोई ब्रिज नहीं है। आप जैसे साथी, हम लिखते हैं इस पर, पुष्पेंद्र जी लिखते हैं इस पर, क्योंकि पहले सिर्फ मैं टेररिज्म पर लिखता था। अच्छा। लेकिन जब से मैं रिटायर हुआ मैंने बहुत सारे विषयों को छुआ, इनके अखबार के लिए भी लिखा, बहुत सारे अखबारों के लिए मैं लिखता रहता हूँ, अभी भी नेशनल पेपर्स के लिए भी। मेरे विषय यही होते हैं। आतंकवाद तो एक बहुत बड़ी समस्या, अभी तालिबान की आपने बात की, लेकिन उससे बड़ी समस्या अंदर का तालिबान है, जो अंदर जो है ये जुनून पैदा हो रहा है, पागल पैदा हो रहा है धर्म का हमारे अंदर, वो कभी नहीं था हमारे नेशनल मूवमेंट में, ये अभी थोड़े दिन की देन है। इस पर भी बात करनी चाहिए। हम महिलाओं पर बात करते हैं कि तालिबान बड़ा जुल्म ढा रहे हैं, 5 करोड़ लड़कियों का हम गर्भ में कत्ल कर चुके हैं, सब जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं सवाल को। हरियाणा और सब जो है कहाँ पर, तो हम अपने पर बात क्यों नहीं करते हैं? पड़ता है जैसे हमारे जो मित्र विदेश में हैं, तो मैंने बड़ी उत्सुकता से, हमारी मित्र हैं साथ में पढ़ी, साइंटिस्ट हैं, तो मैंने पूछा फिर तुम लोगों ने नाम सोचा कि लड़का होगा तो क्या रखोगे, लड़की होगा तो क्या होगा? तो वो हंसने लगे, बोले ये इंडिया में होता है कि तुम्हें जेंडर बताया नहीं जाता क्योंकि तुम लोग मार देते हो। बोले हमें तो यहाँ जैसे ही वो तय होता है कि जेंडर क्या है एम्ब्रियो का, तुरंत बता दिया जाता है, क्योंकि यहाँ कोई मारता नहीं है जान के कि लड़का या लड़की, तो उनको डिलीवरी से पहले ही पता था कि उनके बेटा होने वाला या बेटी। बहुत बढ़िया बात कही आपने। मेरी बेटी भी नीदरलैंड में रहती है, नेदरलैंड में रहती है ना, आज का साइंटिस्ट है, वो भी फिजिक्स में अरे काम वाह, करती है, बहुत बढ़िया। जैसे माइक्रोचिप्स पर। हम जाते हैं वहाँ पर, वो कहती है आपके यहाँ तो, हम तो बड़े पागल देश में रहते हैं, जहाँ पर लड़कियों को मार दिया जाता है, कोई सोच ही नहीं सकता। तो मेरा मतलब तालिबान के ऊपर तो हम बात करें, उनके जुल्मों पर बात करें, इससे ना रुकें हम, क्योंकि वो भी हमारी जिम्मेदारी, वो इंडियन कॉन्टिनेंट की बात है, वो हमारा ही महाद्वीप है। पर वो सारा मामला भीतर के रावण को मारने का है। अंदर जो हमारे अंदर रावण पड़ा है, जो लड़कियों को जान से मार देता है, उस पर भी तो बात करें। ब्राइट बर्निंग पर आप जानते हैं, दहेज आज भी कितनी बड़ी समस्या, आपने अभी जिक्र किया। मैं तो ऐसे साइंटिस्ट भी खोजना चाहता हूँ जो एक ऐसा स्टोव बनाए जो फटे नहीं, क्या बात, क्योंकि क्या मैं देखता हूँ साहब स्टोव फटने से नवविवाहिता की मौत, बहुत बढ़िया। ये एक परमानेंट कॉलम होता था, कभी 1 कभी 2 3। अब तो गैस सिलेंडर फटने लगे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये ऐसा स्टोव कैसा है जो नवविवाहिता के ही सामने फटता है। कभी ऐसा नहीं हो कि किसी 25-30 वर्ष की विवाहिता या किसी बुजुर्ग, हालांकि तब भी नहीं फटना चाहिए, या किसी पुरुष के सामने नहीं फटा, तो ये कैसा स्टोव है? मतलब उसमें कौन से सेंसर लगे हैं जो नवविवाहिता को देख के हैं तभी फटता तो है? इस देश लेकिन आप में- मूल विषय पे आए, जो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, हालांकि ये बातें महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों का जो शोध है और जो जमीन की जरूरत है, उसके बीच में ब्रिज बनाने की जरूरत है। कौन बनाएगा? हाँ सरकार बना नहीं रही। हाँ पत्रकारों के विषय दूसरे हैं, सनसनीखेज। हाँ, उन्हें तो जब तक सनसनी ना पैदा करें उनका काम, टीआरपी का मामला बनता नहीं। बुनियादी विषय पर बात नहीं करना चाहते, वो उनके लिए बोर है।
किसानों पर बात करना, किसान के पानी पर बात करना, गन्ने की जगह दूसरी फसल उगे इस इलाके में, और किस तरह से वाटर टेबल अभी ये बड़ा होता है हमारा इलाका। चोया फूटता था, आप जानते हैं चोया शब्द यहाँ पर जाटलैंड में, ये हमारा जेटलैंड कहलाता है ना, हम तो उसे जेट कहते हैं, बहुत तेज है ये जेटलैंड। हाँ जेटलैंड है, इसे जेटलैंड, क्योंकि उस जेटलैंड में ब्राह्मण भी होंगे, खाली जाट नहीं होगा, उसमें दलित भी होंगे, क्योंकि सबको तेजी चाहिए, सबको तेजी चाहिए। तो इसलिए जेट हम जाटलैंड कहते नहीं, हमने बंद कर दिया। इन्होंने शुरू किया था पुष्पेंद्र जी ने, हमने इन्हें रोका। मैंने कहा ये जाटलैंड नहीं है, इसको जेटलैंड बनाओ, इसको तेज तरक्की करनी, तेज तरक्की करनी है। और ये जो है प्रॉस्परस बने पंजाब से ज्यादा, यहाँ भी गंगा जमुना है, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा। क्या बात है, हो रहेगा मिलन हमारा तो। और लेकिन मिलन नहीं हो रहा। बैजू बाबा का गाना किसान का और वैज्ञानिकों का मिलन नहीं हो रहा। अब बड़े बड़े वकील बैठे, हमारे दोस्त बैठे हैं बचपन के, ओपी शर्मा साहब, बड़े आपके बचपन के दोस्त? हाँ स्टूडेंट लीडर हैं, बहुत बड़े कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। ये इनका काम है, इट इज देयर ड्यूटी नाउ। ये आपके पाले वकील साहब, ये आपके ये खाली पुष्पेंद्र का काम नहीं है, ये इन सब वकीलों का भी काम है। इन्होंने नेशनल मूवमेंट की क़यादत की है और आज ये क्रिमिनल्स को पाल रहे हैं। माफ कीजिए, ये इल्जाम जो है ये मुल्क का माफियाकरण क्यों हुआ? मैं आऊंगा शर्मा जी, सब नोट कर रहा हूं। सर आज मुझे बताइए, इस मुल्क का माफियाकरण हुआ है नहीं हुआ? जी बिल्कुल हुआ। आपके पार्लियामेंट में 243 क्रिमिनल बैठे हैं नहीं बैठे हैं? आरोपी बैठे हैं। हाँ वो क्रिमिनल्स ही हैं, वो तो मैं वकीलों के सामने लीगली सही भाषा इस्तेमाल करूंगा, आरोपी बैठे हैं। वो तो हिस्ट्री सीटर्स हैं। जहाँ 243 वकील बैठते थे, आपको याद कीजिए पहली पार्लियामेंट, बिल्कुल साहब, 243 बड़े दिग्गज 250 वकील बैठते थे। वो क्यों बैठे हैं वहां पर क्रिमिनल्स? क्यों बैठे हैं प्रभात जी? इसलिए बैठे हैं कि सारा समाज सड़ गया। हम लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया वो बेच रहे हैं उनको, क्योंकि हम जातिवादी हो गए, हम पागल हो गए धर्म के पीछे। हम इंसान को वोट नहीं देते, हम तो टेम्पो को वोट देते हैं। बड़ा टेम्पो हाई है उसका, टेम्पो जिसका हाई है उसका बस। तो इन सवालों पर बात की जानी चाहिए। जो गैप है ना, वो ऐसे इंटेलेक्चुअल, जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बैठे हैं यहाँ पर, एक से एक दिग्गज है, मैं जानता हूँ एक एक को। ये इनकी ड्यूटी है, इनकी ड्यूटी सिर्फ दौलत कमाना नहीं है। बच्चों को तो दोष दे देते हैं। बताइए हम लोग, हमारे साथी कितना निकलते हैं पब्लिक के बीच में इन सवालों को लेकर। ये शहर जला है कितनी बार हमने बचपन से देखा है, और हमने इनके अपने बुजुर्गों को, शाहनवाज खां को, जाने कितने नाम लूँ, निकलते देखा दंगों के अंदर, रोकते हुए लोगों, धर्म दिवाकर जी को। तो वो माहौल क्यों नहीं बनता आज? सांप्रदायिकता पर बात करने से बात नहीं बनेगी, खाली लिखने से भी बात नहीं बनेगी। जो कॉमन आदमी है, जो बरगलाया जाता है, ये मौलिक सवाल हैं जिस पर हमें बात करनी चाहिए। इसलिए हमारा लेखन जो है वो खाली सनसनीखेज ना हो, हमारा मीडिया सनसनीखेज ना हो। वो किसानों पर बात करे, वो किसान की ज़मीन पर बात करे, वो पानी पर बात करे। अभी हमने 100 वाटर हार्वेस्टिंग कराई इस शहर में। अच्छा, क्यों नहीं सरकार कंपलसरी करती? क्यों नहीं पनिशमेंट? किसी भी नए मकान, अरे आप पूछे यहाँ के कमिश्नर से जाके, मैं जाता था वहाँ, वो थे ना अपने कई सारे, भुवनेश भाई, तेरे जो है तेरे घर में क्यों नहीं है वाटर हार्वेस्टिंग? कमिश्नर के घर में क्यों नहीं है? पर उपदेश कुशल बहुत है, सारी सरकारी बिल्डिंगों में क्यों वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है? एक वाटर हार्वेस्टिंग 200 मीटर का 2 लाख लीटर पानी बचाता है। और कितने बड़े बड़े बंगले सरकारी अफसरों के क्यों नहीं? बड़ा लाभ होता है। हमारा एक छोटा सा बाबूजी खेत है, तो हमने उसमें कर रखा है। तो कभी कभी जब मई जून में बिल्कुल पानी की समस्या होती है ना, तो सब बड़ा काम आता है। हाँ, तो जब किसान मर जाएगा इस मुल्क का, खेती मर जाएगी, तो 150 करोड़ होने वाले हैं, कौन खिलाएगा इन्हें? बताइए मुझे, कौन खिलाएगा? चीन खिलाएगा, पाकिस्तान खिलाएगा? फिर तालिबान का पागलपन काम नहीं आएगा यहाँ। तो इसलिए ये मौलिक सवालों को मेरा कहना है, आपसे, आप पत्रकार हैं, मैं भी क्योंकि जुड़ गया आप लोगों से, अखबारों से बाई चांस है। पहले मैं सिर्फ टेररिज्म पर लिखता था, क्योंकि मैं उन्हीं जोन्स में रहा हूँ ज़्यादातर। हम तो इसीलिए सनसनी से दूर आपसे बात कर रहे हैं। बहुत क्या करते कि 4 पार्टी के 4 नेताओं को बुलाते, उनके सामने 100 समर्थकों का हुजूम होता, जिंदाबाद मुर्दाबाद होता, और तब तो की बात ही। देखिए जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल इस कमरे में बैठे हुए हैं, दे शुड लीड सोसाइटी। नाउ क्रिमिनल्स आर लीडिंग दिस सोसाइटी। वी आर सेंडिंग क्रिमिनल्स टू द पार्लियामेंट एंड द विधानसभा। मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी दलीलें तैयार रहिए। बचपन के आपके मित्र हैं, मुझे मेरे लिए देखना। दोस्त है, साथ साथ लड़े हम लोग, एक ही मूवमेंट में थे। हाँ, बार बार जो टीवी चैनल वाले और हमारी गवर्नमेंट इसको बार बार एक चीज़ बता रही है कि जाटलैंड, जाट आंदोलन। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, ये कोई जाट वाट कुछ नहीं होती, कोई कास्ट नहीं है, ये एक संस्कृति है। आप इस गंगा यमुना के बीच में जो भी है ना, आप देखेंगे उनका सबका कल्चर एक है। आप कोई भी बाहर चले जाए, वो नाम ना बताए, उसको ये कहेंगे कि यार ये तो जाट है।
तो हम लोगों को ये इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, किसी ने मुझे ये कहा कि ये जाटों का आंदोलन है। ये गवर्नमेंट हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो प्रीच करने वाले लोग हैं, जो मैं देखता हूँ, चाहे वो धर्म गुरु हो, चाहे और दूसरे लोग हों, वो इतनी इनकम्प्लीट उनकी एजुकेशन है, इतनी इनकम्प्लीट एजुकेशन है। और मैं एक दावा करता हूँ कि इनकम्प्लीट एजुकेशन जहर है समाज के लिए, जहर है समाज के लिए। तो ये जो इनकम्प्लीट एजुकेशन वाले हैं, चाहे किसी भी धर्म में बैठे हों, इनको बैन होना चाहिए। इनकी किसी बात का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। और टीवी चैनल के ऊपर जहाँ भी कोई भी चीज़ हो, हाईली एजुकेटेड के जो वक्तव्य हैं वो रिलीज होने चाहिए, तभी हम इस समाज के अंदर कुछ चेंज ला सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों की बात को ज़्यादा वजन दिया। मैं देख रहा हूँ कि जैसे इस मेरठ शहर की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी। मैं कोई आदमी स्मार्ट अपने विचारों से होगा, कोई किसी को स्मार्ट नहीं बना सकते। मैं मेरठ को मेट्रो गांव बोलता हूँ। 20 साल हो गए मैं देखता आ रहा हूँ कि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। वो इसलिए चेंज नहीं है कि यहाँ की मानसिकता में चेंज नहीं है। जब तक हम अपनी मानसिकता को चेंज नहीं करेंगे, अपनी दुकान वाला ये नहीं करेगा कि मुझे एनक्रोचमेंट नहीं करना, मुझे यहाँ गंदगी नहीं करनी। अगर जिस दिन ये विचार आ जाएगा, हर शहर, मैं सूरत में रहा हूँ, सूरत कंट्री बहुत वो शहर बहुत सुंदर है ना। धीरज जी, आपकी पार्टी से जुड़े सवालों के कुछ सवाल और जिसके जवाब पुष्पेंद्र जी ने दिए। जी हाँ, तो मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि राजनीति तो हम सुबह से रात तक करते आते हैं। ठीक है। मेरठ एक बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर बन सकता है। मेरठ कैन बिकम द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ यूपी, है ना। इट इज़, आप कह रहे हैं। लेकिन जब हम लोग ओलंपिक के दौरान देश में खेलों का स्ट्रक्चर, खेलों का कल्चर, हम लोग, हाँ, तो जैसे हम लोग ने हरियाणा का देखा कि वहाँ पे साहब बहुत ही स्कूल के लेवल पे और जगह, ऑस्ट्रेलिया का मॉडल बहुत बात होती है कि उन्होंने आइडेंटिफाई किए खेल स्कॉलरशिप वगैरह। तो आप चूँकि हॉकी के प्लेयर रहे हैं ना, जी, और आप अलग अलग खेल संघों में सक्रिय रहे हैं, खेल संघों की बदनामी भी बहुत होती है। जी हाँ, होती है ना, होती है, क्योंकि उसमें खिलाड़ी कम रहते हैं। खिलाड़ी कम रहते हैं, नेताजी लोग ज़्यादा रहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अब इसका हालांकि मुझे एक किसी ने दूसरा पक्ष भी बताया कि ये कहना बड़ा आसान है जी, नेताजी को भर लिया तो सब खराब कर लिया। पर कई लोगों ने कहा कि यार कई बार ना जो शुरुआती दौर में संसाधन, कुछ बजट तो था नहीं, तो हुआ कि भाई एक फलाने जी हैं साधन संपन्न हैं, इनको ले आओ, तो साथ में संसाधन आएंगे, काम चलता रहेगा। तो हर चीज़ के कई पहलू होते हैं। आपके हिसाब से जी कैसे सुधरे? क्योंकि हम तो जी खेलने का रहे, टाइम मत वेस्ट करो, कंपटीशन है, बोर्ड है, मतलब खेल को टाइम वेस्ट से जोड़ दिया गया कि साहब इसमें तो कुछ होना नहीं है। तो बड़ा संस्कृति के लेवल पे, जैसे उन्होंने कहा ना कि हम अपना नाली इंक्रोच करते जा रहे हैं और देश की स्थिति पे ज्ञान देते जा रहे हैं। बहुत सही बात आपने कही। मैं शुरुआती यहाँ से करता हूँ। दरअसल समाज में एक बच्चे के लिए उसके चरित्र निर्माण में दो चीज़ हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक एकेडमिक्स, दूसरा इक्वली सिग्निफिकेंट स्पोर्ट्स। होता क्या है कि हम लोगों ने कुछ स्पोर्ट्स को कभी कभी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि अवेयरनेस है, अब लोग बाग ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो, अच्छा खिलाड़ी भी हो, और उसमें जो टेम्परामेंट, मैं ख़ास तौर से इस तरफ में ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो बच्चे खेल खेलते हैं पढ़ाई के साथ साथ, उनका जो आत्मविश्वास होता है, उनके अंदर जो टेम्परामेंट एक होता है हर चीज़ को फेस करने का, वो बिल्कुल फ़र्क होता है नॉन प्लेयर्स से, क्योंकि वो हर चीज़ को हारना जीतना बहुत करीब से देखता है, और वो लगभग रोज़ हारता है और रोज़ जीतने का प्रयास करता है। आगे आने वाले कल में वो उसमें सुधार करने का। तो मेरा तो ये है कि सरकारों की प्राथमिकता आजकल कुछ हो सकता है कि कास्ट बेस्ड कुछ एक वोट हासिल करने का एक शॉर्ट टर्म गेम हो। हाँ, तो पिछले 30-40 साल से दिख रहा है। जी हाँ, ये है। और जो हमारी प्राथमिकताएं सरकार की होनी चाहिए, जो समाज में एक स्थान। तो बस में चले धीरज जी, मैं हर प्राइमरी स्कूल में एक योग का टीचर और एक स्पोर्ट्स का टीचर कंपलसरी कर दूंगी। 1 घंटा तो जी खेलना ही है, नंबर मिलेगा वरना नंबर नहीं मिलेगा जी। ऐसा होना चाहिए, तो मजबूत बच्चे निकले। और एक जो आपने एटीट्यूड की बात कही, वो खेलेगा तो आप उसको लेक्चर थोड़ी दोगे कि टीम बिल्डिंग कैसी होती है, उसको दिख रही ना टीम रोज बिल्ड होते हुए। बिल्कुल यही है, यही चीज़ है। हाँ जी, अनुभूति जी, आपका प्रभात जी ने जिक्र भी किया, है ना। मेरी चिंता ये है कि हमेशा ऐसे किसी भी कमरे में महिलाएं इतनी कम क्यों होती हैं? आपको क्यों लगता है ऐसा? हम लोग रैलियों में जाते हैं, महिलाएं कम, है ना।
दफ्तरों में जाते हैं महिलाएं कम। और मैं आपकी क्या कहूँ, मेरी टीम में ही देखिए, ये एक लाइन प्रोड्यूसर, एक कैमरा पर्सन और एक मैं, चारों पुरुष। हालांकि हमारी टीम में ठीक ठाक महिलाएं हैं, पर उस रेशियो से मैं भी खुश नहीं हूँ। वजह क्या है इसकी? इसी पर मैं 2 पंक्तियों से अपनी शुरुआत करती हूँ। नरकृत शास्त्रों के सब बंधन हैं नारी ही को लेकर, अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। जब संसद में और विधानसभा और इसमें आप देखिए पॉलिटिक्स में भी क्या 33% कोटा मिल पाया है महिलाओं को, और जितना भी समाज में है आज भी महिलाओं का नंबर बाद में ही आता है। और अभी भी आप देखिए कि जैसे कि स्टार्ट हुआ है तो महिलाएं बाद में ही आई हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं से ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, लेकिन मेरे हिसाब से महिलाएं पुरुष ये है कि सेक्सिज्म का जवाब रिवर्स सेक्सिज्म नहीं हो सकता कि नहीं राम जी, वो जो एक भाव है ना कि नहीं साहब महिलाओं को सबसे पहले, वो तो एक क्रम है, भी पुरुष भी बाकी हैं। लेकिन जो मेरा सवाल है, जैसे आपने 33% रिजर्वेशन की बात कही, तो ये तो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, दफ्तरों में भी होना चाहिए और विधायिका में भी होना चाहिए। पर कई लोगों ने कहा इसकी आलोचना करते हुए कि साहब पंचायत में दिया तो है, वो लिखा होता है प्रधान पति, प्रधान पुत्र, ऐसे बड़ा सा इश्तिहार छपता है, उसमें कहो महिला का सिर्फ नाम हो, फोटो ही ना हो, फोटो उनके जेठ की, देवर की, दादा की, ये सब रहे। तो ये कैसे बदलेगा कल्चर? पढ़ेगी महिला तो बढ़ेगी महिला, बनेगा सशक्त समाज। तो जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज़ में भी आपने बताया कि वहाँ पे सेक्स का बताते ही नहीं है, मेल और फीमेल का, जेंडर का बताते ही नहीं है, तो इसी तरह से ये इंडिया में जिस तरह की आप न्यू जनरेशन अब देख रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आज की जनरेशन को, जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, उनके लिए बेटा बेटी बराबर हैं। तो सबसे पहले ये एजुकेशन ही है जो महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलवाएगी। तो जिस तरह से ये नई जनरेशन जो आएगी इसमें ये आपको रेशो कम होता दिखेगा, और ये हो भी रहा है। ये तो एक कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ कास्ट ऐसी हैं जहाँ पे महिलाओं को समानता का अधिकार देना वो चाहते ही नहीं हैं। चारपाइयों पर बैठ के और कुछ इलाके ऐसे हैं नहीं, हर जाति के लोग बैठे होते हैं, तो हम सोशल, हमारे लिए तो सब बराबर है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बराबर हैं, सारी कर रही है। शर्मा जी ने भी कह दिया है कि यही नारी शक्ति है। चारपाई पे बैठ के वो फरमान सुना देते हैं। किसी भी महिला के साथ अन्याय होता है तो कुछ पैसों के बदले उनको न्याय दिला देते हैं। तो ये तो कदापि अनुचित ही एक वो चली आ रही है प्रथा हमारी। लेकिन शहरों में स्थिति बहुत बदल रही है। मैं 10 साल से सोसाइटी में वर्क कर रही हूँ, तो 10 साल पहले जो गिनी चुनी 3-4 NGOs होती थी, अब चाहे हमें देख के ही कह लीजिए आज 350, 400, 500 NGOs खुल गई हैं। हर महिला ऑर्गेनाइजेशन इसका एक आप कह रहे हैं कि तरीका है? नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ विमेन एम्पावरमेंट के लिए यस, एक रास्ता वहाँ से भी खुलता है कि शहरों में जो है, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरठ हमारा, आई थिंक आप पूरे यूपी में भी अगर निकालेंगे रेशो, तो मेरठ में महिलाएं सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। चाहे वो एक दूसरे को बीट करने के लिए ही आगे आती हैं, चाहे वो लेग पुलिंग करने के लिए ही आगे, को बीट करने के लिए आगे। हाँ, कंपटीशन की प्रवृत्ति बहुत है, बहुत खतरनाक तरीके का फील्ड है यहाँ पे, लेकिन इट्स गुड। इससे पॉलिटिक्स में महिलाओं की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरठ में। क्यों नहीं है? मेरठ में क्या, कहीं पे भी राजनीति में लड़कियां, जैसे कोई नौजवान लड़की मिले, किसी ने कहा जी बड़े होके क्या बनना चाहते हो, किसी ने कहा पुलिस, किसी ने कहा पायलट, किसी ने कहा पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स का सीधा सीधा संबंध महिला के कैरेक्टर से जोड़ दिया जाता है कि इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग बिग या कुछ बड़ा, तो आपको बहुत सारे पायदानों से पार करके आगे आना पड़ेगा। अगर आपके पीछे कोई गॉड फादर या गॉड मदर का बैकअप नहीं है, तो आपको बहुत सारी अग्नि परीक्षाएं देते हुए आगे बढ़ना है। और अगर कोई 10 में से 2 महिलाएं ईमानदारी से पहुंच के आगे पहुंच भी जाती हैं, तो बोलने वालों का एक पीछे इतना बड़ा तबका होता है कि वो हर कोई नहीं सहन कर सकता। पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो भी बचते हैं कि नहीं, मेरी बेटी है, नहीं पॉलिटिक्स में नहीं आएगी, मेरी बहू है, नहीं पॉलिटिक्स में नहीं आएगी, तुम घर में रहो, बेटा है। मतलब ये एक चला आ रहा है, पीछे से प्रावधान ही चला आ रहा है। महिला, और ये मैं बाय द वे ये जोड़ दूं कि इससे पॉलिटिक्स की बात नहीं है। लड़कियां कहीं भी तरक्की करती हैं ना, तो उनकी तरक्की को कमज़ोर करने के लिए एक बड़ा आसान सा औजार है कुछ लोगों के पास, हाँ, कि उनके कैरेक्टर पे। बिल्कुल, इन्हीं चीज़ों से पक्का। और ये जो र्यूमर्स होते हैं, ये हमेशा र्यूमर्स ही रहते हैं। अगर आप सही कदमों से आगे बढ़ेंगे तो बहुत शालीनता और बहुत इज्जत के साथ नाम बनाते हुए चले जाते हैं। बिल्कुल, आप ऐसा कोई, सब लोग बोलते हैं कि उनका हैरेसमेंट होता है, महिलाओं का ये होता है। टचवुड 10 साल से मेरे को तो कोई हैरेस करने वाला मिला नहीं, चाहे वो ऑफिसर हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे पॉलिटिकल लोग हैं। आपका शायद एक बोलने का तरीका, अपने आप को इतना स्ट्रांग रखिए, अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग रखिए कि नोबडी कैन टीज यू, नोबडी कैन से एनीथिंग विद यू। तो मतलब मैं यही चाहूँगी कि बने सशक्त, बोल्ड बने,
ऐसा नहीं होता है कि कुछ जातियां ही हैं जिनकी महिलाएं बोल्ड हैं। समाज में आए, अच्छे चरित्र के साथ निर्माण करें सशक्त समाज का। ठीक बात है। और पहला वुमेन फुटबॉल मैच भी इसीलिए मैंने मेरठ में करवाया था। इतिहास का पहला मैच था कि उसको देखने के बाद बहुत लड़कियां स्पोर्ट्स में आगे निकल कर आई हैं। और यहाँ पे फुटबॉल एकेडमी की हम खोलने की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें किरण रिजिजू को बुलाना चाह रहे थे हम, लेकिन कोरोना की वजह से अब वो कानून मंत्री बन गए हैं, है ना। तो अब देखते हैं आगे। नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, आपको उनको बुलाना पड़ेगा। हाँ, अब अनुराग ठाकुर जी हैं। अनुराग ठाकुर जी बन जी गए। बिल्कुल। भाई अनुराग जी हैं, यहाँ मेरठ में लड़कियों के फुटबॉल के लिए कुछ आयोजन हो रहा है, और जो भी लड़कियाँ इसको देख रही हैं या जो भी लोग देख रहे हैं, आपके घर में लड़कियाँ होंगी, है ना, तो ये मेरा भी बड़ा आग्रह रहता है। 2-3 चीज़ों पे बड़ा जोर रहता है लड़कियों के मामले में। एक तो वो शारीरिक रूप से खूब सक्षम हो। जो खेल का घंटा है वो सिर्फ धीरज जी लड़कियों के लिए ना हो, लड़कों के लिए ना हो, लड़कियों के लिए भी हो, है ना। मजबूत हो, दौड़ें, बैडमिंटन, स्विमिंग, फुटबॉल, जो खेलना है खेलें। और जब खेलेंगे तो आपको अपना आहार भी दुरुस्त रखना पड़ेगा। तो बढ़िया लोटा भर दूध है और बादाम, सिर्फ पहलवान लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी मजबूत रहें। और पढ़ाई करो, क्योंकि जब आर्थिक रूप से मजबूत रहोगी तभी सारी मजबूती का फ़ायदा है। ठीक बोल रहा हूँ अनुभूति जी? चलिए सर।